अच्छा जी, अभी आज इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे जी। ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट, क्योंकि मैंने बताया ये स्पेशलाइज अकाउंटिंग टेक्निक है, तो आपने ये सीखना है ब्रांच अकाउंट में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं डेबिट साइड पर और कौन सी चीज़ें क्रेडिट साइड पर लिखी जाती हैं, क्योंकि डिफरेंट है तो इस वजह से इसको समझना है। अदरवाइज देखें अगर ये बाकियों से मिलता जुलता होता तो हम कहते हैं भाई जिस तरह आपने हायर परचेज के चैप्टर में अकाउंट बनाया या जिस तरह आपने चैप्टर नंबर 4 में अकाउंट्स बनाए हैं वैसे ही बना लें, तो वैसा नहीं है। इस वजह से इसको सेपरेटली समझना है। तो फॉर्मेट समझ लीजिएगा, आपके लिए बिल्कुल न्यू होगा, ये बिल्कुल न्यू आपके लिए फॉर्मेट होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि बाद में हर क्वेश्चन में ये फॉर्मेट बनाना है आपको, तब प्रॉब्लम ना हो। तो ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बनाया जाता है। मैंने इसका पर्पज़ आपको बताया था कि ब्रांच अकाउंट एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह का अकाउंट है, जिसका मकसद है जी ब्रांच की प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करना। ये देखना कि हमने जो ब्रांचेस बनाई हुई हैं वो हमें मुनाफा दे रही हैं या नुकसान हो रहा है उनसे, ताकि इसकी बुनियाद पर फैसला किया जाए कि ब्रांच को शट डाउन कर देना है या कंटिन्यू रखना है। देखिए, मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में बताया कि ब्रांच बनाने का मकसद है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, और अगर कोई ब्रांच आपको प्रॉफिट ही नहीं दे रही होगी तो उस ब्रांच को बनाने का, कंटिन्यू करने का क्या फ़ायदा। तो दैट्स वाई आपने हर साल के एंड पर ब्रांच का अकाउंट बनाकर ये चेक करना है कि ब्रांच से आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ब्रांच अकाउंट में प्रॉफिट कैलकुलेट करने की बिल्कुल डिफरेंट सी टेक्निक यूज़ की जाती है। आम तौर पर प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो ना तो एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज लिखे जाते हैं। फॉलो करें मेरी बात। आम तौर पर प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज। लेकिन ब्रांच अकाउंट में हम प्रॉफिट और रेवेन्यूज के साथ साथ एसेट्स और लायबिलिटीज भी लिखते हैं। एक ही अकाउंट है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज भी लिखते हैं। हालांकि प्रॉफिट निकालने के लिए देखा जाए तो आपको एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ की ज़रूरत होती है कि आप एक्सपेंसेस देखें जी कितने हुए हैं, रेवेन्यूज़ कितने हुए हैं, रेवेन्यूज़ में से एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो प्रॉफिट आ जाती है। लेकिन ये ब्रांच अकाउंट जो है ये ऐसा अकाउंट है जिसमें हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ भी लिखेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज़ भी लिखेंगे, और इनकी मदद से फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट कितना है। जिस तरह सिंगल एंट्री सिस्टम में कैपिटल में जो चेंज आता है ना, उसकी मदद से प्रॉफिट फाइंड आउट की जाती है। तो ये 2 in 1 टेक्निक है। इसमें एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज का डिफरेंस भी लिया जाता है और कैपिटल का डिफरेंस भी लिया जाता है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का डिफरेंस भी लिया जाता है। तो इसका फॉर्मेट बड़े ध्यान से समझ कर याद कर लीजिएगा ताकि कल जब हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करें तब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पर क्या आएगा और क्रेडिट साइड पर क्या क्या आएगा ये मैं बताता जा रहा हूं, आप लोग लिखते भी जाएं और ध्यान से याद भी करते जाएं। ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पर सबसे पहले ओपनिंग डेट आएगी, साल का शुरू। डेबिट साइड पर सबसे पहले बैलेंसेस लिखे जाएंगे एसेट्स के, एसेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस लिखे जाएंगे, और एसेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पर सबसे पहले एसेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस लिखे जाएंगे। कैश का बैलेंस, आमतौर पर यहां पे पैटी कैश का लफ्ज इस्तेमाल होता है। डेटर्स का बैलेंस, स्टॉक का बैलेंस, और इसके अलावा भी अगर कोई एसेट हुआ तो ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखे जाते हैं। ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स लिखे जाते हैं, और क्रेडिट साइड पर सबसे एंड पर इन्हीं एसेट्स के एंडिंग बैलेंसेस लिखे जाते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल 2017 का ईयर है, जिन एसेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस लिखे हैं ना कि ब्रांच के पास साल के शुरू में कितना पैटी कैश था, कितने डेटर्स थे ब्रांच के, कितना स्टॉक था ब्रांच के पास, इन्हीं एसेट्स के एंडिंग बैलेंसेस ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पर सबसे एंड पर लिखे जाते हैं। ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पर सबसे एंड पर इन्हीं एसेट्स के एंडिंग बैलेंसेस लिखे जाते हैं। कितना पैटी कैश बच गया साल के एंड पर, कितने डेटर साल के एंड पे बच गए, कितना स्टॉक था साल के एंड पर।
डेबिट साइड पर ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, क्रेडिट साइड पर एंडिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स। इसी पोजीशन पर लिखना जिस पोजीशन पर मैं लिख रहा हूँ। डेबिट साइड पर ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, क्रेडिट साइड पर सबसे एंड पर एंडिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स। क्रेडिट साइड पर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस, लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट या कोई भी इसके अलावा एक्सपेंसेस पेएबल हों, ओपनिंग बैलेंस उनका डेबिट साइड पर लिखा है। तो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, क्रेडिट साइड पर सबसे एंड पर एंडिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स। क्रेडिट साइड पर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ लायबिलिटीज, इन्हीं लायबिलिटीज का एंडिंग बैलेंस डेबिट साइड पर सबसे एंड पर, इन्हीं लायबिलिटीज का एंडिंग बैलेंस डेबिट साइड पर सबसे एंड पर। जो भी लायबिलिटी का एंडिंग बैलेंस बचेगा, क्रेडिटर्स का, बिल्स पेएबल का, बैंक ओवरड्राफ्ट का अगर हुआ तो जो लायबिलिटी का एंडिंग बैलेंस बचेगा, साल के एंड तक जो लायबिलिटी आपकी लायबिलिटी रहेगी, एक्सपेंसेस पेएबल। चार चीजें मैंने अब तक आपको फॉर्मेट में बताई हैं। डेबिट साइड पे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, क्रेडिट साइड पर सबसे एंड पर, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे याद रखना है। अगर चाहते हैं कि सारा चैप्टर आपका अच्छी तरह हो जाए, फॉर्मेट न्यू है आपके लिए, इसको याद करना है, समझना भी है, याद भी करना है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स डेबिट साइड पर सबसे पहले, एंडिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स क्रेडिट साइड पर सबसे एंड पर। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज क्रेडिट साइड पर सबसे पहले, एंडिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज डेबिट साइड पर सबसे एंड पर। इन्हीं जगहों पर लिखना है आपने इनको, जहां जहां मैं बता रहा हूं, शुरू में, एंड पर, वहां पर लिखना है। फिर डेबिट साइड पर साल के एंड तक, 31 दिसंबर तक, गुड्स सेंड टू द ब्रांच, हेड ऑफिस ब्रांच को जितनी गुड्स पूरे साल में भिजवाता है ना, वो डेबिट साइड पे लिखी जाती है। इनर कॉलम में इसको इस वजह से लिखा है कि ब्रांच जो गुड्स वापस कर देगा ना रिटर्न, वो भी यहां से माइनस कर देनी है। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, वो इसमें से माइनस कर देनी है। तो जो नेट गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजी होंगी ना, वो डेबिट साइड पे आ जाएंगे। 5 चीजें अब तक मैंने बता दी आपको। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स डेबिट साइड पर, एंडिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स क्रेडिट साइड पर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज क्रेडिट साइड पर, एंडिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज डेबिट साइड पर। 5वीं चीज डेबिट साइड पर लिखना है, गुड्स सेंड टू द ब्रांच। किसकी बुक्स में बना रहे हैं? तो हेड ऑफिस देखता है भाई, देखें ब्रांच के पास जितने एसेट्स हैं ना, वो हेड ऑफिस के एसेट्स हैं। ब्रांच देखता भाई, ब्रांच के पास, हेड ऑफिस देखता मेरी ब्रांच के पास ओपनिंग एसेट्स कितने हैं, एंडिंग कितने हैं, ओपनिंग लायबिलिटीज कितनी थी, एंडिंग लायबिलिटीज कितनी है। हेड ऑफिस देखता मैंने गुड्स कितनी ब्रांच को भेजी अब तक, ब्रांच को अब तक मैंने कितने गुड्स भेज दी, उनमें से जो गुड्स ब्रांच ने वापस कर दिए वो माइनस कर दें आप, तो नेट गुड्स सेंड आ जाएंगे। 5 चीजें हो गई। गुड्स सेंड टू द ब्रांच में से क्या माइनस करना है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, जो ब्रांच ने गुड्स वापस कर दें वो माइनस कर दें। 6th आइटम कौन सी आएगी जी, डेबिट साइड पर बैंक अकाउंट की हेडिंग देकर, डेबिट साइड पर बैंक अकाउंट की हेडिंग देकर क्या लिखना है, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, वो एक्सपेंसेस ब्रांच के जिनकी पेमेंट हेड ऑफिस करता है, ब्रांच के वो एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट हेड ऑफिस करता है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, कैश सेंड फॉर पैटी एक्सपेंसेस,
सैलरीज का एक्सपेंस, रेंट का एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और एटसेट्रा। ये सारे वो एक्सपेंसेस हैं जिनकी पेमेंट कौन करता है? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ब्रांच को छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए कैश भिजवाता है। हेड ऑफिस ब्रांच को सैलरीज के लिए पैसे भिजवाता है कि अपने ब्रांच में जितने लोग हैं उनकी सैलरीज ले लो। हेड ऑफिस ब्रांच का रेंट पे करने के लिए ब्रांच को पैसे भिजवाता है, और ब्रांच के जो बाकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हेड ऑफिस भिजवाता है। तो यहाँ बैंक अकाउंट की हेडिंग देकर वो सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं विच आर पेड बाय द हेड ऑफिस, जिनके पैसे कौन देता है? हेड ऑफिस देता है। वैसे तो हर एक्सपेंस हेड ऑफिस पे करता है, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनके लिए ब्रांच हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ कैश भेजा होता है कि भाई तुमने ये छोटे छोटे एक्सपेंस इसमें से पे करना है। वो एक्सपेंस फिर यहाँ नहीं लिखे जाते, यहाँ सिर्फ वो एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे क्योंकि हेड ऑफिस की बुक्स में आप बना रहे हैं ना, तो जो एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने पे किए हैं वो यहाँ पर लिखने हैं आप। हेड ऑफिस की पॉइंट पर आकर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें आकर कि हेड ऑफिस अपनी ब्रांच के देखता भी कितने ओपनिंग एसेट्स है, कितने एंडिंग एसेट्स हैं, कितनी ओपनिंग लायबिलिटीज़ थी, कितनी एंडिंग लायबिलिटीज़ हैं। हेड ऑफिस देखता भाई मेरी ब्रांच को मैंने कितने गुड्स सेंड किए हैं अब तक, ब्रांच के लिए मैंने कितने एक्सपेंसेस अब तक पे किए हैं। हेड ऑफिस अपनी ब्रांच के लिए देखता है। तो ये भी साल के एंड तक जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ना, सारे बैंक अकाउंट की हेडिंग के नीचे लिखे जाएंगे। कौन से एक्सपेंसेस? विच आर पेड बाय हेड ऑफिस। क्रेडिट साइड पर साल के एंड तक 31 दिसंबर 2017 तक बैंक अकाउंट की हेडिंग देनी है, और यहां लिखना क्या है? कैश सेंट टू हेड ऑफिस। जितना ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश भिजवाया होगा ना, वो सारा यहां पर लिखना है। हेड ऑफिस आमतौर पर दो तरह का कैश भिजवाता है। एक कैश सेल से, नकद चीज़ें बेच के जो कैश आता है ब्रांच के पास, वो हेड ऑफिस को भिजवाया जाता है। और दूसरा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ये वो दो अमाउंट्स हैं यूजुअली आमतौर पर जो हेड ऑफिस को भिजवाई जाती हैं। तो यहाँ बैंक अकाउंट की हेडिंग देकर आपने वो अमाउंट्स लिखनी है जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को भिजवाई हैं। हेड ऑफिस देखें जैसे लिखता है ना कि भाई मेरे इतने एक्सपेंसेस आ गए हैं, भाई मैंने ये एक्सपेंस पे किया, तो उसने रेवेन्यू भी तो लिखना है कि नहीं लिखना? कितना कैश मुझे आया है हेड ब्रांच की तरफ से, कैश सेल्स की वजह से और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स की वजह से। तो हेड ऑफिस जो है ना वो अपना रेवेन्यू क्रेडिट साइड पे लिखता है। असूल वही होता है, एक्सपेंस डेबिट साइड पे आ रहे हैं, रेवेन्यू क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं। एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आते हैं, एंडिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आते हैं। लायबिलिटीज़ के ओपनिंग बैलेंसेस क्रेडिट साइड पे आते हैं, एंडिंग बैलेंसेस डेबिट साइड पे आते हैं। तो अब तक मैंने आपको कितनी आइटम बता दी है? नहीं, 7 आइटम्स। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट डेबिट साइड पर, एंडिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स क्रेडिट साइड पर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज क्रेडिट साइड पर, एंडिंग बैलेंसेस ऑफ लायबिलिटीज डेबिट साइड पर, गुड्स सेंट टू द ब्रांच डेबिट साइड पर, उसमें से गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच माइनस कर देनी। फिर डेबिट साइड पर बैंक अकाउंट की हेडिंग देकर क्या लिखने हैं? एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। वो आमतौर पर कौन से एक्सपेंसेस होते हैं मैंने आपको बता दिया। कैश सेंड फॉर पैटी एक्सपेंसेस, सैलरीज का एक्सपेंस, रेंट का एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और क्रेडिट साइड पर बैंक अकाउंट की हेडिंग देकर वो सारा कैश जो ब्रांच हेड ऑफिस को भिजवाता है। ये हेड ऑफिस का रेवेन्यू है। कौन सा कैश? कैश सेल्स और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। आखिरी चीज़, ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पर साल के दौरान, साल के एंड तक जितना भी एबनॉर्मल लॉस होगा ना, जितना भी एबनॉर्मल लॉस होगा वो क्रेडिट साइड पर लिखा जाए। जितना भी एबनॉर्मल लॉस होगा क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा। मेरी बात ज़रा फॉलो कीजिएगा। मैंने कहा था जी हमने ये स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग स्टार्ट की हुई है। क्या स्टार्ट की हुई है? स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग। स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग अकाउंटिंग की ख़ास ब्रांच है। इसमें अकाउंटिंग एक ख़ास तरीके से होती है। बात मेरी फॉलो कीजिएगा ज़रा। जितने भी आपने स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग की टेक्निक्स पढ़नी है ना, जितनी भी स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग की टेक्निक्स पढ़नी है सब में एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड पे आना है।
जितनी भी स्पेशलाइज अकाउंटिंग टेक्निक्स पढ़नी है ना, जितनी भी स्पेशलाइज अकाउंटिंग की टेक्निक्स पढ़नी है, सब में एबनॉर्मल लॉस किस साइड पे आना है? क्रेडिट साइड। अच्छा क्यों भाई? लॉस तो हमेशा डेबिट होता है, तो हमने कह रहे हैं लॉस क्रेडिट साइड पे आना है। होता क्या है, शाबाश, जो लॉसेस होते हैं ना, लॉसेस जो एबनॉर्मल लॉसेस है, हम इनको स्पेशलाइज अकाउंट्स में नहीं लिख सकते। जब हम कंपनी का, ये देखिए जो हेड ऑफिस अपनी ब्रांच का अकाउंट बना रहा है ना, इस हेड ऑफिस ने अपना भी अकाउंट बनाना है, जिसे हम कहते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हर हेड ऑफिस ने, हर बिजनेस ने अपना एक जनरल अकाउंट बनाना लाजमी होता है, जो चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें ये लॉसेस लिखे जाते हैं। ये स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स में लॉसेस नहीं लिखे जाते, लेकिन हमने तो लिख दिया। कहाँ पर लिख दिया? क्रेडिट साइड पर। बेटा क्रेडिट साइड पे क्या आता है? यहाँ रेवेन्यू आता है या अनसोल्ड स्टॉक आता है? या रेवेन्यू आता है यहाँ। बेटा क्रेडिट साइड पर एबनॉर्मल लॉस लिखने का मतलब ये है, हम ये चाहते हैं कि जो ब्रांच अकाउंट की प्रॉफिट आए ना, उस पर इस नुकसान का कोई असर ना हो। मेरी बात जरा समझनी ध्यान से, जरा शाबाश। सब लोगों ने बात बड़े ध्यान से समझनी है। ये स्पेशलाइज अकाउंटिंग टेक्निक मैं आपको बताने लगा हूँ, ये ब्रांच अकाउंट में भी इस्तेमाल होनी है, कंसाइनमेंट में भी, कॉन्ट्रैक्ट में भी। मेरी बात जरा समझिएगा। ब्रांच अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस नहीं लिखना चाहिए, लेकिन हमने तो लिख लिया क्रेडिट साइड पर। भी क्रेडिट साइड पर लिखा इस वजह से ताकि ब्रांच अकाउंट के प्रॉफिट पर इस लॉस का इफेक्ट ना हो। लेकिन कोई चीज़ क्रेडिट साइड पर लिखेंगे तो उसका इफेक्ट होगा। बात जरा समझिएगा ध्यान से। मिसाल के तौर पर आपका स्टॉक था, देखिएगा ज़रा, 20,000 का ओपनिंग। कितना स्टॉक था? 1 लाख का आपने ब्रांच को सेंड किया। कितना स्टॉक हो गया? 1,20,000 का। चीज़ें बेचनी होती हैं ना। ब्रांच के बाद 20,000 का स्टॉक ओपनिंग था, 1 लाख का उसे हेड ऑफिस ने भेज दिया। टोटल ब्रांच के बाद कितना स्टॉक हो गया? 1,20,000। मेरी बात जरा समझिएगा ध्यान से। 1,20,000 के स्टॉक में से 1,10,000 का स्टॉक सेल हो गया। कितने का? 1,20,000 का टोटल था, 1,10,000 का सेल हो गया। कितना बचना चाहिए? लेकिन बचता है 2,000 का। 8,000 का लॉस हो जाता है। 8,000 का। अगर मैं ये लॉस यहां ना लिखूं तो मुनाफा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक था 1,20,000 का, 1,10,000 का बिक गया, 2,000 का बच गया, बाकी कहाँ गया? उसको ना लिखना। इसका मतलब आपको एंडिंग स्टॉक लिखना कितना चाहिए था? 10,000। फिर प्रॉफिट पर इफेक्ट नहीं होना। आपने एंडिंग स्टॉक कितना लिखा है? अब तो प्रॉफिट पे इफेक्ट हो जाएगा। एंडिंग स्टॉक आपने कम करके लिख दिया है, नुकसान की वजह से 8,000 का नुकसान हो गया, लॉस हो गया ना स्टॉक का, तो आपने 2,000 का स्टॉक लिख दिया, 8,000 का स्टॉक लिखा ही नहीं। 8,000 के स्टॉक ना लिखने से क्रेडिट साइड कम आ जाएगी, क्रेडिट साइड कम होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। भाई प्रॉफिट, इस नुकसान का इफेक्ट ना हो, फिर हम क्या करते हैं, जितना एबनॉर्मल लॉस हुआ है ना 8,000 का, उसको एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। 1,10,000 ये चीज़ें बिक गई, 8,000 का ये आ गया, 2,000, क्रेडिट साइड पूरी हो गई। क्रेडिट साइड, वहाँ पर भी 1,20,000 का स्टॉक था, यहाँ पर भी 1,20,000 का स्टॉक, क्रेडिट साइड पूरी हो गई। एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट साइड पर लिखने का मतलब है इसका प्रॉफिट पर इफेक्ट नहीं होगा। किसका भला? एबनॉर्मल लॉस। ना लिखें फिर तो लाजमी हो जाएगा, फिर तो स्टॉक कम हो जाएगा। एंडिंग स्टॉक से 2,000 से आएगा। मेरी बात ज़रा फॉलो कीजिएगा। एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड पर लिखना, इसके दो मतलब हो सकते हैं, मतलब दो तरह से इसकी ट्रीटमेंट होती है। जिस तरह हम एंडिंग स्टॉक लिखते हैं ना क्रेडिट साइड पर, इसी वजह से लिखते हैं ताकि प्रॉफिट पर उसका इफेक्ट ना हो, कि भाई ये ना समझा जाए कि जितना चीज़ें मिली थी सारी बिक गई हैं। आप बाजार जाते हैं चीज़ें बेचने, कंपनी आपको भेजती है भाई ये 10 लाख की चीज़ें बेच के आओ, आप 12 लाख रुपये लाके कंपनी को दे देते हैं। बात ज़रा समझिएगा मेरी। कंपनी ने आपको 10 लाख का स्टॉक दिया कि मार्केट में जाकर बेच के आएँ, आप बेच कर आ गए और आपने लाकर कंपनी को 12 लाख रुपया दे दिया कि 12 लाख की बिक गई हैं। कंपनी समझेगी 10 लाख की चीज़ें आपने कितने में बेच दी हैं? 12 लाख, 2 लाख मुनाफा हो गया। लेकिन आप कहते हैं नहीं भाई मैंने ये 8 लाख की चीज़ें 12 लाख में बेची हैं, 2 लाख का स्टॉक वापस पकड़ें। कंपनी कहती है भाई आपने 10, कंपनी समझती है आपने 10 लाख की चीज़ें 12 लाख में बेची हैं। आप एक्सप्लेन करते हैं नहीं भाई एंडिंग 2 लाख की चीज़ें पड़ी हुई हैं गाड़ी में,
इसका मतलब कंपनी हिसाब लगाती भी 10 लाख की चीज़ें आपको देकर भेजी थी हमने, 2 लाख की आप बचा कर ले आए हैं, बेची कितनी है आपने, 8 लाख की चीज़ें कितने में बेच दी हैं, तो आप तो 4 लाख मुनाफा कमा कर लाएँ। तो जो एंडिंग बचता है ना, एंडिंग, उसका हिसाब दें तो एक्चुअल प्रॉफिट का पता चलता है। उसका हिसाब अगर उसको इग्नोर कर दें फिर तो प्रॉफिट कितना नज़र आ रहा था, 2 लाख प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो एंडिंग स्टॉक को इस वजह से क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। सेल भी क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है, एंडिंग स्टॉक भी क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। तो ये जो एबनॉर्मल लॉस होता है ना, कहता है इसको एंडिंग स्टॉक की तरह समझ कर क्रेडिट साइड पे लिख दें। नुकसान का इफेक्ट आप चाहते हैं ना हो तो समझ लें इसको लिख दें एंडिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, या इस तरह लिख दें कि हमने ये वाली चीज़ें बगैर मुनाफे के बेची हैं, 8,000 की चीज़ें 8,000 में बेच दी हैं। जब भी चीज़ें बिकती हैं सेल कहाँ लिखी जाती है, क्रेडिट साइड पर। तो मैं 8,000 की चीज़ों को 8,000 ही क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा तो इसका प्रॉफिट पर इफेक्ट नहीं होगा। प्रॉफिट पर इफेक्ट तो तब होता है जब 8,000 की चीज़ों को 10,000 में बेच दें, 8,000 की चीज़ों को 50,000 में बेच दें। जब 8,000 की चीज़ों को 8,000 ही क्रेडिट साइड पर लिख देंगे तो इससे पता चलेगा इसका प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट, तो एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। समझ आ गई बात की, इस वजह से ताकि इसका स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग की इस ब्रांच में कोई इफेक्ट ना हो। तो आपने क्या करना है जी, ब्रांच अकाउंट में ये वाली सारी आइटम लिखनी है। इसलिए मैं कहता हूँ टेक लगा के ना बैठा करें, एक्टिव होकर दोनों पाँव ज़मीन पर रख के बैठा करें, फिर नींद नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। तो ब्रांच अकाउंट में क्या करना है जी, आपने सबसे पहले डेबिट साइड पर ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, फिर गुड्स एंड टू द ब्रांच, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट डेबिट साइड पर सबसे पहले, एंडिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स क्रेडिट साइड पर सबसे एंड पर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज क्रेडिट साइड पर, एंडिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज डेबिट साइड पर, गुड्स सेंड टू द ब्रांच डेबिट साइड पर, उसमें जो रिटर्न होगा वो माइनस कर देना। उसके बाद बैंक अकाउंट की हेडिंग देकर जो एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने पे किए हैं वो लिखने हैं। उसके बाद क्रेडिट साइड पर बैंक अकाउंट की हेडिंग देकर कैश सेल और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स लिखना है, और एबनॉर्मल लॉस। कितनी चीज़ें हो गई टोटल इस फॉर्मेट में, टोटल कितनी चीज़ें हो गई, 4, 5, 6, 7 और ये 8, टोटल 8 चीज़ें ब्रांच अकाउंट में लिखनी है। ये 8 चीज़ें लिखने के बाद जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, दोनों में से देखते हैं डेबिट में से और क्रेडिट साइड में से कौन सी साइड बड़ी साइड है। यूजुअली क्रेडिट साइड बड़ी साइड होती है। क्रेडिट साइड का टोटल पहले कर लेते हैं, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा प्रॉफिट ऑफ ब्रांच। ये ब्रांच की प्रॉफिट आ जाएगी। यहां लॉस होगा, लॉस अगर होगा तो डेबिट साइड बड़ी होगी, अगर लॉस हुआ तो डेबिट साइड बड़ी होगी। तो ये प्रॉफिट ऑफ ब्रांच आ जाएगा जी आपके पास। उसके साथ ब्रैकेट में लिखना है हेड ऑफिस क्या करता है, ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस ब्रांच के प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस ब्रांच के प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है हेड ऑफिस के। तो ये ब्रांच अकाउंट इज जस्ट लाइक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मकसद भी प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है। जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, क्रेडिट साइड पर एंडिंग स्टॉक लिखते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पर है, एंडिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पर है। लेकिन इसमें साथ एसेट्स और लायबिलिटीज भी आ गए, क्योंकि आपने इंक्रीज इन नेटवर्थ मेथड, जो सिंगल एंट्री सिस्टम वाला चैप्टर है, इंक्रीज इन नेटवर्थ मेथड में यही सीखा था कि भाई कैपिटल में जो चेंज आता है ना, जो साल के शुरू में कैपिटल होता है और जो साल के एंड पर कैपिटल होता है, इस कैपिटल का जो डिफरेंस होता है ना, दैट इज आल्सो शोज योर प्रॉफिट। कि आपने एक बिजनेस शुरू किया 5 लाख से, इन्वेस्ट किया दुकान पर 5 लाख रुपया, साल के एंड पे दुकान का सामान गिनते हैं वो 10 लाख का बन जाता है। ये जो 5 लाख रुपया आपके सरमाए में इजाफा हुआ, दैट शोज योर प्रॉफिट। और भी चीज़ें हैं, लेकिन जो कैपिटल में चेंज होता है ना, कैपिटल में जो इजाफा होता है, ये आपके प्रॉफिट को शो करता है। अगर आपने मजीद इन्वेस्टमेंट ना की हो तो ये आपके प्रॉफिट को शो करता है। तो ये बहरहाल ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट है जी। कल इंशाल्लाह ताला हम इस काबिल होंगे कल के लेक्चर में कि हम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर सकेंगे। अगर आप ये फॉर्मेट याद कर आते हैं तो ये लेक्चर हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं जी। कल हम इंशाल्लाह ताला फर्स्ट 3 क्वेश्चंस इंशाल्लाह ताला करेंगे। बुक सब लोगों ने कल लेकर आनी है।